नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय मैं इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी के 6वें लेक्चर का पहला पार्ट पढ़ेंगे। इस लेक्चर को मैंने 2-3 भागों में बांटा है 6वें लेक्चर को, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैथोजन के बारे में। इसको मैंने 2-3 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि जो पैथोजन है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसको इसलिए मैंने 3 भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि पैथोजन होता क्या है, और इसके बारे में तो जो जर्नल भी होता है इसको तो मैंने बता दिया था कि पैथोजन क्या होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पैथोजन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है, और ये पैथोजन एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता कैसे है, और ये उत्पन्न कैसे होता है, और ये पैथोजन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पैथोजन क्या होता है? कोई वह जीव, कोई एक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करता है। सिंपल भाषा में ऐसे समझो, कोई एक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। अब देखो, पैथोजन कितने प्रकार के होते हैं? पैथोजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? नेक्रोट्रॉप्स। नेक्रोट्रॉप्स जो प्रकार के पैथोजन होते हैं, ये क्या करते हैं कि किसी पौधे पर अगर ये आक्रमण करे, जैसे मान लो कोई पौधा है, अगर इस पौधे पे किसी पैथोजन ने आक्रमण किया तो आक्रमण करने से पहले इस ऊतक को पहले मार देंगे। ठीक, जिसे इस ऊतक पे, इसी पौधे के यहाँ पे ऊतक पे इसने आक्रमण किया तो पहले इसको मार देंगे, और मारने के बाद फिर वहां से ये क्या करेंगे? अपना पोषण लेना शुरू करते हैं। देखो जैसे लिखा क्या है, ऊतक पोषी या नेक्रोट्रॉप्स वह परपोषी होते हैं जो अपने परपोषी ऊतकों को वेधन करने से पहले ही मार देते हैं और तब उन पर मृत जीवी के रूप में रहते हैं, जैसे पाइथियम, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोटियम। ठीक, तो ये इस प्रकार के जो पैथोजन होते हैं ये क्या करते हैं? ऊतक, किसी पौधे के ऊतक पे, किसी पौधे या किसी जीव के ऊतक पर पहुंचने से पहले, मतलब पहुंचते हैं, और वेधन करने से पहले, मतलब इन्फेक्शन जब तक उसमें पेनिट्रेशन करेंगे, पेनिट्रेशन करने से पहले ही उनको पहले वो मार देते हैं। ऊतक को मार के ख़त्म कर देंगे। वो जब ऊतक डेड हो जाएगा फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? उस पर अपना जीवन जीना फिर शुरू करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? ऊतक पोषी परपोषी। ये एक प्रकार के ये ऐसे रोगजनक होते हैं जो ऊतकों को मार देते हैं, तब उसके बाद अपना पोषण लेना शुरू करते हैं। और अब अगले प्रकार का कौन सा है? जीवपोषी या बायोट्रॉप्स। इसमें क्या होता है? जीवपोषी या बायोट्रॉप्स वह रोगजनक होते हैं जो अपने परपोषी को तुरंत नहीं मारते तथा प्रकृति में सदैव अपना भोजन जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं, जिस पर वह अपना विकास या जीवन चक्र पूरा करते हैं। इसमें क्या होता है? जीवपोषी में, जिसे जीव से मतलब जीव, मतलब जीवित चीजों से ही ये पोषण लेंगे। किससे लेंगे? जीवित चीज से पोषण लेंगे। जब तक परपोषी जीवित रहेगा तो उसको तुरंत नहीं मारते हैं। ये परपोषी में जाएंगे, उससे अपना पोषण लेना शुरू कर देंगे, और परपोषी बीमार पड़ जाएगा। परपोषी मरेगा नहीं, लेकिन बीमार पड़ जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कुछ दिन में वो मर जाए परपोषी, क्योंकि ज़्यादा दिन तक जब इन्फेक्शन करता रहेगा और चूसता रहेगा उससे उसके सेल सेप को, तो धीरे धीरे वो पौधा कमज़ोर होते होते मर जाएगा। लेकिन ये तुरंत नहीं मारता। जैसे वो ऊतक पोषी तुरंत मार देता था, ये तुरंत नहीं मारता है, और उसी से अपना जीवन, पौधे के ऊतक से अपना जीवन चलाता रहता है। ठीक, और जिसमें ये क्या है? डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू या रस्ट या स्मट के जो फंगस होते हैं, ये फंगस पौधे पे जाते हैं तो पौधा थोड़ी तुरंत मर जाता है। जैसे मान लो पाउडरी मिल्ड्यू लग गया तो पौधा थोड़ी तुरंत मर जाएगा, पौधे को मरने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्या हुआ? पौधे उस पे फंगस पहुंच गया, पैथोजन, और पैथोजन वहां से क्या लेना शुरू कर दिया? अपना वो न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर दिया, अपना पोषण वहां से लेना उसने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं? जीवपोषी। ये जीवित चीजों से लेते हैं। ठीक, ये तुरंत वहां पहुंचते ही ऊतकों को नहीं मारते हैं। फिर अगला क्या है? अर्धजीवपोषी। ये किस प्रकार के होते हैं? देखो, वह रोगजनक जो जीवित ऊतकों पर बायोट्रॉप्स की भांति आक्रमण करते हैं तथा ऊतक के मर जाने के बाद उस पर वृद्धि एवं बीजाणु का जनन करते हैं, या उस पर पहुंचेंगे। और जैसे बायोट्रॉप्स, जो जैसे
जो जीवपोषी आक्रमण करता था ठीक उसी प्रकार से आक्रमण करेंगे, और जब ऊतक मर जाएगा, तुरंत मरेगा नहीं, पहले जाएंगे आक्रमण करेंगे, उससे अपना पोषण लेना शुरू करेंगे। उसके कुछ समय बाद जब वो ऊतक मर जाएगा तब उस ऊतक पे क्या करेंगे, ये अपनी वृद्धि करेंगे और बीजाणु जनन करने लगते हैं। इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं, हेमीबायोट्रॉप्स। ठीक, जिससे लीफ स्पॉट फंजाई, लीफ स्पॉट फंजाई किसी पौधे का, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धजीव पोषी। ये पहले पहुंचेंगे, उसको बीमार करेंगे, वहां से पोषण लेना शुरू करेंगे, कुछ दिनों बाद जब वो तक मर जाएगा तब वहां पे वृद्धि और बीजाणु जनन अपना करने लगेंगे, अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट कर देंगे। अगला है पौधों में रोग का विकास, डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट। किसी पौधे में डिजीज का डेवलपमेंट पैथोजन किस प्रकार से करता है, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पौधों में रोग के विकास के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के घटक उत्तरदायी होते हैं। अब वो 3 प्रकार के घटक हैं कौन कौन से। पहला है होस्ट। होस्ट क्या, जिस पर रोग लगता है, जैसे कोई पौधा हो गया चाहे वो कोई जीव हो गया, जिस पे रोग लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। पैथोजन, जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। और इन दोनों के अलावा, ये तो रोग उत्पन्न करने वाला है और ये रोग होने वाला है, मतलब इस पे रोग होता है और ये उत्पन्न करता है, लेकिन इन दोनों में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इन्वायरमेंट कायदे से साथ ना दे तो डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू को अगर फंगस पौधे पे लग भी जाए और उस समय ह्यूमिडिटी कम हो, पानी ना बरसे, थोड़ी ठंडी कम हो, तो पाउडरी मिल्ड्यू को लगने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे आलू में अगर टेम्परेचर नहीं ज़्यादा गिर रहा है, अगर ओला नहीं पड़ रहा है, ओलावृष्टि नहीं हो रही है, तो उसमें झुलसा लगने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है इन्वायरमेंट। तो किसी डिजीज के डेवलपमेंट में ये 3 फैक्टर जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन तीनों फैक्टर के अलावा एक समय भी एक घटक है जो डिजीज डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी डिजीज के डेवलपमेंट में, किसी डिजीज के उत्पन्न होने में, कोई रोग लगने में समय लगता है। ठीक, तो समय भी एक महत्वपूर्ण घटक है। अब इन्हीं तीनों को, चाहे वो होस्ट और पैथोजन और इन्वायरमेंट, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से डिजीज डेवलपमेंट होता है। क्या, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से डिजीज डेवलपमेंट होता है। तो इन्हीं जो 3 प्रमुख घटक हैं, इनकी पारस्परिक क्रियाओं के कारण इसे हम डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। समझ गए, डिजीज ट्रायंगल क्या होता है। एक तो यहाँ पे हो गया होस्ट, यहाँ पे हो गया पैथोजन और यहाँ पे हो गया इन्वायरमेंट। तो इन तीनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, डिजीज ट्रायंगल। इन्हीं तीनों के जो पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा जो डिजीज उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। फिर अगला क्या है, रोग के विकास की अवस्थाएं अथवा रोग चक्र, स्टेज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट एंड डिजीज साइकिल। किसी रोग के विकास के कितने स्टेप हैं, किस स्टेज, कौन कौन से स्टेज से होते हुए कोई रोग किसी पौधे में डेवलप होता है। तो जो रोग का चक्र है इसकी मुख्य घटनाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे कि कोई जब डिजीज डेवलप होगी किसी पौधे में तो वो एक सीक्वेंस से होगी। पहले क्या होगा, पहले इनोकुलेशन हो गया यानी कि संरोपण, फिर पेनिट्रेशन हो गया यानी बेधन, फिर इन्फेक्शन, फिर इन्वेशन यानी आक्रमण, उसके बाद फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन। तो ये 6 स्टेप होते हैं, 6 नहीं 7 स्टेप होते हैं। इन्हीं 7 स्टेप से क्या होता है, किसी डिजीज का डेवलपमेंट होता है। अब ये 7 स्टेप कैसे कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। पहला क्या है, संरोपण, इनाकुलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे रोपण से बात समझो, रोपण का मतलब किसी चीज को कहीं पर लगाना। जैसे मान लो कि ये पौधा है, क्या है, ये पौधा है, यहाँ पे पैथोजन केवल आ गया, ठीक, पैथोजन का यहाँ पे आ गया, पौधे पे आके वो चिपक गया, लग गया पौधे से, पौधे के किसी भाग से लग गया, तो इसका संरोपण का कार्य पूरा हो गया। देखो जैसे इसमें कह रहा है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक रोगजनक परपोषी पौधे के संपर्क में आता है, केवल संपर्क में आ जाए बस इनोकुलेशन हो गया, संरोपण हो गया।
फिर अगला क्या है, वेधन यानी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है उसके अंदर जाना। जैसे मान लो ये पौधा है, पौधे पे डिजीज आया, यहाँ पे इसके लग गया कोई पैथोजन, तो जब लग गया वो तो उसको हम क्या कहेंगे, संरोपण कहेंगे। लेकिन जब इसके अंदर वेधन करके जब ये अंदर जाने लगेगा कोई पैथोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। अब इसमें देखो क्या लिखा है, यह रोग चक्र के दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था वो थी जो भी मैंने बताया, संरोपण, और दूसरी अवस्था है जिसमें रोगजनक पौधे के भीतर वास्तविक रूप से प्रवेश करता है। पहले वाले स्टेज में क्या होता था कि केवल पौधे के संपर्क में आता था पैथोजन, लेकिन इसमें क्या होता है, वास्तविक रूप से जो पैथोजन होता है वो पौधे में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है। फिर अगला क्या है, इन्फेक्शन। अब संक्रमण वह क्रिया है जिसके द्वारा रोगजनक परपोषी को रोगग्रस्त करता है तथा कोशिकाओं और ऊतकों से संपर्क स्थापित करके उनसे पोषण प्राप्त करने लगता है। जैसे देखो समझो, ये पौधा है, यहाँ पे आया, लगा, लगने के बाद पेनिट्रेशन किया, संरोपण हुआ, पेनिट्रेशन हो गया, पेनिट्रेशन करके अंदर पहुँच गया। अब अंदर जब पहुँच जाएगा पैथोजन, तब ये पैथोजन कोशिकाओं से और ऊतकों से एक प्रकार का संपर्क स्थापित करेगा, उनसे अपना पोषण लेना शुरू कर देगा। तो जब पोषण लेना शुरू कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक, ये रोग के डेवलपमेंट की, डिजीज डेवलपमेंट की तीसरी अवस्था होती है। उसके बाद आक्रमण। ठीक, अब जो संक्रमण था, संक्रमण और आक्रमण में इतना ही अंतर होता है, संक्रमण में तो संक्रमण हो जाता है, जो परपोषी होता है, जो पैथोजन होता है, वो पोषक तत्व तो लेना शुरू कर देता है, लेकिन पौधे को कोई विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन जब इस प्रक्रिया में, आक्रमण में, चौथे स्टेज में जब वो इन्वेशन करता है, यानी कि आक्रमण करता है पौधे पे, तो यह पौधा धीरे धीरे अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है कि हाँ मैं अब बीमार हूँ। पौधा ये दिखाना शुरू कर देता है कि हाँ मुझ में बीमारी लग गई है। यह रोग चक्र की वह अवस्था है जिसमें पौधे पर रोग का प्रभाव दिखाई देने लगता है। ठीक, अर्थात रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जब रोग के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएं, तब जान लो क्या हो गया, कि आक्रमण हो गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि आज मुझे कोरोना हुआ, आज मैं किसी कोरोना पॉजिटिव आदमी के संपर्क में आ गया। ठीक, तो आज मैं आया तो जो कोरोना का वायरस था वो उसके शरीर से मेरे शरीर में पहुंच गया, तो संक्रमण तो मुझे हो गया क्योंकि मेरे शरीर के अंदर वो पहुंच गया। तो क्या हुआ, संक्रमण पहुंच गया अंदर, तो पोषण लेना वो उसने शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर संक्रमण हो गया। लेकिन अभी उसने आक्रमण नहीं किया, जब आक्रमण करेगा वो, तब मुझे क्या होगी, खांसी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि और धीरे धीरे सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसी अवस्था थी, ये थी चौथी अवस्था। फिर उसके बाद रोगजनक की वृद्धि और जनन। जब पौधे के अंदर पैथोजन पहुंच जाएगा, फिर वहाँ कोशिकाओं और ऊतकों से संबंध स्थापित कर लेगा, उनसे पोषण प्राप्त करने लगेगा, तो खाने की व्यवस्था जब हो जाएगी, रहने की और खाने की व्यवस्था जब हो गई पैथोजन की, तो अब क्या करेगा, वो अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, यानी कि अपनी संतति को बढ़ाएगा, बाल बच्चे पैदा करेगा। ठीक, तो यह रोग चक्र की वह अवस्था है जिसमें रोगजनक अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए जनन करता है। इस स्टेज में, पांचवें स्टेज में क्या करता है, ये जनन करना शुरू कर देता है। इसकी सीक्वेंस याद किए रहना, जब पेपर में लिखना तो सीक्वेंस से लिखना। ठीक, अब अगला क्या है, रोगजनक का प्रकीर्णन। जब पौधे में पैथोजन ने रिप्रोडक्शन किया, उसकी जनसंख्या बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, प्रकीर्णन करेगा, यानी कि डेसिमिनेशन करेगा। डेसिमिनेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर अपने संतानों को पहुंचाएगा। बच्चे पैदा कर लिया ढेर सारे, अब बच्चों को कहेगा क्या, कि अब तुम दूसरे दूसरे पौधे पे जाओ और वहां भी डिजीज डेवलपमेंट का काम शुरू करो, जाओ और फैलाओ, इसे फैल जाओ पूरे खेत में और नाश कर डालो किसानों की फसल को। ठीक, तो यह वह अवस्था होती है जिसमें रोगजनक अपनी जनसंख्या वृद्धि करने के पश्चात एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है और किसी दूसरे पौधे पर आक्रमण करता है। ठीक,
जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहीं पे ये रेता फैलाएंगे, वहीं पे अपना डिजीज डेवलपमेंट करेंगे। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि इसमें रोगजनक एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। ठीक, अब रोगजनक का प्रकीर्णन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। अब वो 2 प्रकार से कौन सा, जैसे डेसिमिनेशन हो रहा है, लेकिन डेसिमिनेशन 2 प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार कौन सा है? या तो ऑटोनोमस डेसिमिनेशन होता है और एक दूसरा पैसिव होता है। यानी कि एक तो स्वतः होता है, अपने आप ही हो जाएगा, किसी को करना नहीं पड़ेगा, अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाएंगे। लेकिन जो निष्क्रिय पैसिव डेसिमिनेशन होता है, इसमें कोई ना कोई माध्यम होता है जिसके थ्रू पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। अब स्वतः प्रकीर्णन में ये कैसे जाएगा? तो वो निम्नलिखित प्रकार से जाएगा। कौन कौन से? सॉइल से। सॉइल से का मतलब है कि जैसे मान लो कि इस बार धान लगाया था मैंने खेत में, तो धान में क्या लगा? फॉल्स स्मट लग गया। अब मैंने उसकी कटाई कर ली, तो जो उसके उस स्पोर थे फंगस के, फॉल्स स्मट के, वो मिट्टी में गिर गए। फिर अगले साल जब मैंने उसमें धान की फसल लगाई तो वही स्पोर मिट्टी से पौधे पे पहुंच गए और क्या हुआ? फिर से फॉल्स स्मट लग गया। तो उसमें किसी ने कुछ मेहनत की, कोई माध्यम बना कि हाँ इधर से उधर लेके गया? कोई नहीं लेके गया, ये सॉइल के द्वारा खुद ही हो गया। फिर सीड के थ्रू, जैसे जो धान मैंने उत्पन्न किया था, जो धान का मैंने प्रोडक्शन किया था, उस धान में फॉल्स स्मट लगा था, तो अगर वो धान कहीं दूसरी जगह गया और वहाँ पे उसने बुआई हुई उसकी, तो जब बुआई होगी तो उसमें फंगस के स्पोर रहेंगे, फॉल्स स्मट के स्पोर रहेंगे, तो वो स्पोर अगर रहेंगे तो डिजीज डेवलप कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया? सीड द्वारा भी हो जाएगा, और बाय प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स के द्वारा भी होता है। जैसे कि मान लो पाउडरी मिल्ड्यू किसमें लगा है? पाउडरी मिल्ड्यू लगा है मटर के पौधे में। अब मटर के पौधे में पाउडरी मिल्ड्यू लग गया, आंधी आई, या आंधी छोड़ो, उस प्लांट का पौधा, उस प्लांट की कोई एक ब्रांच किसी स्वस्थ पौधे के ब्रांच पे सट गई। जैसे एक पौधा ये है, इसमें रोग लगा हुआ, इसमें क्या है? रोग लगा है। ये एक दूसरा स्वस्थ पौधा है, तो क्या हुआ? इस पौधे की एक ब्रांच यहाँ आई, टच हुई, और यहाँ पे जो फंगस और स्पोर थे वो इस पौधे पे आ गए, हो गया डिजीज डेवलपमेंट, हो गया। तो ये स्वतः हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है। ठीक, अब दूसरा है निष्क्रिय प्रकीर्णन, यानी कि पैसिव डिसेमिनेशन। इस प्रकार के प्रकीर्णन निम्न प्रकार से फैलता है। कौन कौन से? बाय एयर द्वारा। जैसे मान लो कि कोई फंगस लगा है, फॉल्स स्मट धान में लगा है। फॉल्स स्मट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा धान में इस समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, पीला पीला चूर टाइप का हो जाता है फॉल्स स्मट। ठीक, तो वो एयर के थ्रू भी फैलता है। जैसे कि बहुत कस के आंधी आई, तो आंधी जब आई तो फंगस के स्पोर उड़ गए और हवा में तैरते 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 किसी दूसरे पौधे पे चले गए, दूसरे खेत में चले गए, और दूर जाके किसी धान के पौधे को और नुकसान कर दिया। तो इसमें जो हवा है वो मेडिएटर का काम कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, इसीलिए इसको हम पैसिव डिसेमिनेशन कह रहे हैं। जो एक्टिव टाइप का डिसेमिनेशन था, ऑटोनोमस डिसेमिनेशन था, उसमें क्या हो रहा था कि कोई लेके जा नहीं रहा था, चाहे सीड से हो रहा हो, चाहे सॉइल से हो रहा हो, चाहे प्लांट के किसी पार्ट से हो रहा हो, तो कोई लेके नहीं जा रहा था। लेकिन इसमें हवा लेके जा रही है, जल द्वारा भी जा रहा है। जल द्वारा कैसे जा रहा है? कि जैसे मान लो आलू में निमेटोड लगा है, आलू में एक बहुत भयानक बीमारी होती है, निमेटोड लग जाता है। बीमारी नहीं होती है, एक प्रकार का सूत्रकृमि होता है, निमेटोड होता है, जो उसकी जड़ में रहता है, रूट नॉट बनाता है, उसकी जड़ में गांठें बना लेता है छोटी छोटी। तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है, जब इसमें एक प्रकार का रोग, एक प्रकार का ये जीव होता है, पैथोजन होता है। तो ये क्या करेगा? जब सिंचाई होगी तो सिंचाई के थ्रू, ये पानी के थ्रू एक जगह से एक, अब मान लो एक पौधे में, यहाँ एक पौधे में आलू लगा है, जब पानी इधर से हम सिंचाई कर रहे हैं, इधर से जा रहा है, तो इधर से नाली से पानी होता हुआ गया, यहाँ पे जो पौधा था यहाँ से निमेटोड निकला और यहाँ चला गया पानी के थ्रू। तो पानी के माध्यम से गया तो इस पौधे को भी उसने डिजीज कर दिया, यानी कि बीमार कर दिया। तो एक प्रकार का ये भी हो गया। किसी अन्य जीव द्वारा, जैसे कीट, सूत्रकृमि, कोई रोग इस पौधे पे लगा है, इस पौधे के फूल पे आई कोई एक मधुमक्खी बैठ गई। अब उस मधुमक्खी के शरीर पर उस पैथोजन के स्पोर
लग गए या वो पैथोजन खुद लग गया। अब क्या हुआ, जब ये मक्खी किसी दूसरे पौधे पे बैठेगी तो इसके स्पोर इस पौधे पे झड़ जाएंगे, और जब यहाँ पे झड़ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ भी डिजीज डेवलप कर देंगे। तो इसमें जो है ये सूत्रकृमि और कीट और निमेटोड ये सब क्या हुए, डिजीज डेवलपमेंट के लिए एक भूमिका अदा कर रहे हैं पैसिव फैक्टर के रूप में। मनुष्यों द्वारा भी होता है, जैसे धान के खेत में फॉल्स स्पॉट लगा है, हम देखने गए तो खेत में घुस गए। अब खेत में घुसने के बाद जब हम खेत में घुसेंगे तो पौधे हिलेंगे इधर उधर, तो हिलेंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे, हमारे हाथ में लग जाएंगे उसके स्पोर पैथोजन के। अब पैथोजन के स्पोर जब हमारे हाथ में लगेंगे तो हमारे हाथ से दूसरे पौधे चले जाएंगे, दूसरे पौधे को भी बीमार कर देंगे। तो एक प्रकार से आदमी ना चाहते हुए भी ऐसा कर देता है, वो जान के नहीं करता है, अपनी फसल को कोई थोड़ी नुकसान करेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, अब परपोषी की अनुपस्थिति में रोगजनक की उत्तर जीविका। अभी तक रिप्रोडक्शन हो गया और डिसेमिनेशन हो गया। पहले क्या हुआ कि पौधे पे पैथोजन आया, संपर्क में आया, फिर उसके अंदर गया, फिर इन्फेक्शन किया, फिर आक्रमण किया, फिर रिप्रोडक्शन किया, फिर डिसेमिनेशन किया, और अब क्या कर रहा है, वो सर्वाइवल कर रहा है। कब? जब होस्ट प्लांट उपस्थित ना हो। धान की कटाई हमने कर ली, अब धान की कटाई कर ली तो उसका होस्ट तो गया, धान होस्ट था, उसका होस्ट तो चला गया, लेकिन अब वो पैथोजन कैसे जीवित रहेगा? ठीक, तो इस स्थिति में वो कैसे जीवित रहता है, यही अवस्था होती है। यह रोग चक्र की वह अवस्था है जिसमें रोगजनक पौधे को नष्ट करने के पश्चात अपना जीवन बचाने के लिए उत्तरजीविका का सहारा लेता है, ताकि अनुकूल वातावरण पाकर फिर से किसी अन्य पौधे को संक्रमित कर सके। इसमें पैथोजन क्या होता है, वो डोरमेंसी में चला जाता है, और फिर जब अगली बार अनुकूल वातावरण आएगा तो फिर से वो डिजीज डेवलप करना शुरू कर देगा। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।